हेलो प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका इस कॉन्सेप्ट बेस्ड तो रिजल्ट बेस्ड सीरीज में। ये 10 मिनट शो का 5वां क्लास होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को। तो हम लोग पहले 35 क्वेश्चन को देख चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में। ये पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है 36 नंबर, कि बिस्मार्क को किस उपाधि से जाना जाता था। बिस्मार्क को और कौन सा नाम दिया गया था? लौह पुरुष, क्रांति का पिता, या लाल कुर्ती, या इटली का आत्मा। तो बिस्मार्क जो है, इसको कौन से दूसरे उपाधि या दूसरे नाम से जाना जाता था? तो याद होगा आपको, जो बिस्मार्क था उसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को आयरन चांसलर या लौह चांसलर के नाम से जाना जाता था। उसकी कठोर और व्यवहारिक नीतियों के कारण उन्हें यह उपाधि मिली थी। वे जर्मन के पहले चांसलर थे। याद रखना है, वो जर्मन के पहले चांसलर थे। फ्रांसीसी क्रांति के 3 रंगों में कौन सा रंग था? लाल पीला हरा, काला लाल पीला, नीला सफ़ेद लाल, हरा सफ़ेद या लाल। देख बाबू, यहाँ अगर बढ़िया से कर लेते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो आंसर देखते हैं, नीला सफ़ेद लाल होना चाहिए। नीला सफ़ेद और लाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांसीसी तिरंगे में नीला सफ़ेद और लाल रंग था। जैसे ये भारतीय में क्या है, केसरिया है, सफ़ेद है और हरा है। उसी तरह से जो फ्रांसीसी क्रांति का जो झंडा था उसमें 3 रंग थे, नीला सफ़ेद और लाल। नीला और लाल पेरिस के रंग हैं, जबकि सफ़ेद राजशाही का प्रतीक है। यह तिरंगा 1889 की क्रांति का प्रतीक बना। तो याद रखना है, जो पेरिस का जो फ्रांसीसी क्रांति का झंडा था उसमें 3 रंग था, जैसे कि अपने भारतीय झंडा में है। और 3 रंग कौन कौन सा था? तो नीला सफ़ेद और लाल था। अगला क्वेश्चन है, सर्फडम का अंत रूस में किसने किया? तो सर्फडम जो था, इसका अंत रूस में किसने किया? तो पीटर महान ने किया, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, या कैथरीन महान ने, या निकोलस प्रथम ने। तो आपको पता, तो ये जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय थे, इन्होंने ये, चलिए आंसर को देख लेते हैं एक बार। हाँ, जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो थे, इन्होंने ही सर्फडम को रूस से जो है पूर्णतः खत्म कर दिया था। रूस में सर्फडम यानी भूदास्ता। देख बाबू, आपसे ये सर्फडम पूछे या भूदास्ता पूछे, दोनों में से आपको याद रखना है कि अधिकांशतः जो आपसे भूदास्ता पूछेगा या कृषि दास्ता पूछेगा, कि भूदास्ता या कृषि दास्ता का अंत किसने किया? तो अलेक्जेंडर ने किया था। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में इसका अंत कर दिया। उन्होंने मुक्ति की घोषणा पत्र जारी करके 2.3 करोड़ भूदासों की स्वतंत्रता मतलब दिया था। तो 2.3 करोड़ भूदास थे, जमीन पर खेती करने वाले दास थे, उनको इन्होंने स्वतंत्रता दिलाया था। ये एक बहुत बड़ी और महान कार्य था। ये एक महान परिवर्तन माना जाएगा कि एक व्यक्ति आया और भूदासता को पूर्णतः एक बार में समाप्त कर दिया। ऐसा लग रहा होगा आपको कि इस भूदासता के समापन के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिली होगी और काफ़ी बड़ा बदलाव आया होगा सकारात्मक रूप से, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। लोगों के जीवन पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, और इस वजह से, इस क्रोध में जनता ने क्रांति भी किया था। हालांकि जिनकी दास्ता खत्म हुई उनको तो बेनिफिट हुआ ही, कम से कम दास तो नहीं बन के रहे, अपनी स्वतंत्रता उन्होंने पाई, अपने मर्जी के मालिक बन गए। यूरोप में नई रूढ़िवादिता के समर्थक कौन थे? नेपोलियन, मैजनी, मेटरनिख और अन्य यूरोपीय राजा, या गरीबाल्डी। रूढ़िवादिता के समर्थक कौन थे? रूढ़िवादिता मतलब होता है जे था वही रहेगा, ठीक है। उदारवाद का मतलब होता है कि दया माया करने वाला, और परिवर्तनवादी का मतलब होता है बदलाव करने वाला। तो यहाँ पर कौन था जो बदलाव नहीं चाहता था? तो मेटरनिख था, घोर प्रतिक्रियावादी, बदलाव चाहता ही नहीं था। तो मेटरनिख और अन्य यूरोपीय जो राजा थे वो सारे के सारे जो थे रूढ़िवादी थे, और जो नेपोलियन था वो परिवर्तनवादी था। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के बारे में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? पोलैंड में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? ऑप्शन है, वह स्वतंत्र राष्ट्र बना, वह ब्रिटिश उपनिवेश बना, या उसे रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने बांट लिया, या वह फ्रांस का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पर जो है
पोलैंड जो था वो एक अच्छा खासा क्षेत्र था, लेकिन इसको तोड़ तोड़ करके बुट्टी जैसे अपने भोजपुरी में कहा था ना, बोटी बोटी नोच नोच करके जो है इसको बांट लिया था सब। तो रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने इसे बांट लिया। तो आंसर देखिए, आंसर है उसे रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने बांट लिया था। ठीक है, 3 बार, एक बार 72 में, 93 में और 95 में, 3 बार जो है इसको बांट लिया गया था। कह रहा है व्यापारवाद और राष्ट्रवाद में क्या संबंध है? व्यापारवाद और राष्ट्रवाद में क्या रिलेशन है? व्यापारवाद ने राष्ट्रवाद को कमजोर किया, आर्थिक एकता ने राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया, या दोनों का कोई संबंध नहीं, या राष्ट्रवाद ने व्यापार को बाधित किया? तो यहाँ जो है क्या लग रहा है, इन दोनों में कोई संबंध था कि नहीं था? तो ये दोनों में जो है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसमें कह रहा है आर्थिक एकता ने राष्ट्रीय भावना को मजबूत कर दिया। तो देखो, व्यापारवाद में आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और राष्ट्रवाद में राष्ट्र के प्रति जो चेतना था वो मजबूत हुआ। आंसर देख लेते हैं। आर्थिक एकता ने राष्ट्रीय भावना को मजबूत कर दिया। आर्थिक एकता और व्यापारिक संबंध संघ हो, जैसे जर्मन जलवे राइन संघ था, उसने जर्मनी को एक करने में पहली अपनी भूमिका निभाई। जब एक संघ बन गया तो लोगों को एकजुटता का आभास हुआ। राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया, जब लोग एक साझा बाजार में व्यापार करते तो उनमें आपसी संबंध और एकता बढ़ती गई, और इसी एकता ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन है, हंगरी में 1848 की क्रांति का नेता कौन था? मेज़नी था, गैरिबाल्डी था, लुई कोसूथ था, या बिस्मार्क था? तो यहाँ पूछ रहा है कि हंगरी में आपको ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया था कि हंगरी में जो था, जो 1848 की क्रांति हो रही थी उस समय लुई कोसूथ जो था वो प्रमुख नेता बना हुआ था। हालांकि आंसर देख लेते हैं हम लोग, लुई कोसूथ। हंगरी में 1848 की क्रांति के नेता लुई कोसूथ थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ हंगेरियन स्वायत्तता की मांग की। हालांकि यह क्रांति रूसी हस्तक्षेप में से दबा दिया गया। रूस इसमें इंटरफेयर किया और इस क्रांति को दबा दिया। तो याद रखना, 1848 की जो क्रांति थी उसमें कोसूथ कहाँ से थे? तो कोसूथ जो थे वो आपके हंगरी से थे। याद रखना है, कोसूथ हंगरी से थे। अगला क्वेश्चन है, सर्बिया को कब स्वायत्तता मिली थी? जो सर्बिया है वो कब स्वतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन नंबर है 1815 में, 1829 में, 1848 या 1878 में। तो जो सर्बिया है वो 1829 में स्वतंत्र हुआ था और इसको स्वायत्तता मिल गई थी। याद रखना है, सर्बिया को 1829 में ऑटोमन साम्राज्य से स्वायत्तता मिली थी। ठीक है, तो ये जो सर्बिया है वो ऑटोमन साम्राज्य से ही अलग होकर के स्वायत्तता प्राप्त किया था। 1804 में सर्बिया के विद्रोह से शुरू होकर 1829 की एड्रियानोपुल की संधि के बाद सर्बिया को स्वशासन का अधिकार मिला था। तो याद रखना है, जो सर्बिया था वो स्वतंत्र हुआ किससे अलग होकर के? तो ऑटोमन साम्राज्य से अलग होकर के। और ये कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। साथ ही साथ आपको ये याद रखना कि इसने क्रांति जो शुरू किया था वो 1804 में शुरू किया था। और कौन सी? तो सर्बिया के विद्रोह से शुरू किया था। और अंत में एड्रियानोपुल की एक संधि हुई, और एड्रियानोपुल की संधि जो है वो कब होती है? तो 1829 में होती है। और इस संधि के बाद ही जो है इसको एक स्वतंत्र स्वशासन इकाई के रूप में मान्यता दे दी जाती है और ये स्वतंत्र शासन इकाई बन जाता है। आगे है, अंसर्ट मोटिस अर्न्ड कौन था? जर्मन संगीतकार था, फ्रांसीसी दार्शनिक था, जर्मन राष्ट्रवादी कवि था, या ऑस्ट्रियाई राजनेता था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अंसर्ट मोटिस ये जर्मनी के थे। अंसर्ट जो मोटिस थे वो जर्मनी के थे और ये एक राष्ट्रवादी कवि थे। आंसर देख लीजिए, राष्ट्रवादी कवि थे, ये जर्मन राष्ट्रवादी कवि थे। कौन? तो अंसर्ट मोटिस एक जर्मन राष्ट्रवादी कवि और लेखक थे। उन्होंने जर्मनी की एकता और राष्ट्रीय भावना पर रचना लिखी। उनकी कविताओं ने जर्मनी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया था। तो ये कविता लिख करके लोगों में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। इस तरह की घटना अपने इंडिया में भी हुई थी। जब अपना देश गुलाम था तो सिर्फ क्रांतिकारी जो नेता थे उन्होंने ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी लेखकों ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य का क्या किया? उसे मजबूत किया,
उसका विस्तार किया, 1806 में उसे समाप्त कर दिया या उसे फ्रांस का हिस्सा बना लिया। तो रोमन साम्राज्य के साथ ही क्या किया था, तो याद रखना नेपोलियन जो था उसने रोमन साम्राज्य को जीत लिया और उसके मतलब अस्तित्व को लगभग समाप्त कर दिया था। तो याद रखना है 1806 की बात है, उसने इसका अस्तित्व को खत्म कर दिया। नेपोलियन 1806 में पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर उसने राइन परिसंघ यानी राइन राज संघ, जिसमें कि 39 राज्यों का एक संघ था, राइन राज संघ की स्थापना किया, जिसे 16 जर्मन राज्य शामिल था। अच्छा 16, बाद में 39 हो गया था, ठीक है, प्रारंभिक 16 थे, बाद में 40 हो गया था। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन ने पवित्र, अच्छा तो ये जस्ट यही हुआ है। लोम्बार्डी वेनेसिया पर किसका शासन था? लोम्बार्डी वेनेसिया टस्कनी, ये जो लोम्बार्डी और वेनेसिया था इस पर किसका शासन था? फ्रांस का शासन था, स्पेन का था, ऑस्ट्रिया का था या प्रूसिया का था? तो लोम्बार्डी और वेनेसिया जो था एक अच्छा क्षेत्र था और ऑस्ट्रिया ने इसे अपने अधिकार में रखा। ऑस्ट्रिया क्या किया था, जर्मनी वाले भाग को पूरी तरह से तोड़ तोड़ करके जो है अलग अलग कर दिया था और उसमें से जो लोम्बार्डी और वेनेसिया था उसको खुद के अंडर में रख लिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। तो वियना कांग्रेस 1815 के बाद उत्तरी इटली के लोम्बार्डी, सॉरी इटली होगा, जर्मनी नहीं होगा, इटली का जो उत्तरी भाग था लोम्बार्डी और वेनेसिया, उस पर ऑस्ट्रिया का शासन था, उसने अपने अंडर में रख लिया था, ठीक है। इटालियन राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः इसे इटली में मिला लिया। तो आज का 10 मिनट समाप्त होता है और फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।